वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है उसको याद करने का आसान तरीका क्या है। एक्चुअली में जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल है वो कई सारे स्टेप के द्वारा कंप्लीट होती है, इसलिए स्टूडेंट को याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए कुछ लर्निंग हिंट यानी कि निमोनिक्स के बारे में इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सीधे किस में ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड में, और इसमें कुल 10 स्टेप के द्वारा कन्वर्जन होगा। अब चूंकि हर एक स्टेप में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो चलते हैं लर्निंग हिंट यानी कि निमोनिक्स के बारे में देखते हैं। तो जो निमोनिक्स है वो है गॉड गिफ्टेड फ्रेंड फॉलो डीपी बाय विच 3pg 2pg एंड 2pp ऑब्टेन्ड। अब इसी निमोनिक्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे पूरे स्टेप को याद कर लेंगे। यहाँ पे जो गॉड का जी है यानी कि आप इसको ग्लूकोज से समझेंगे, गिफ्टेड का जी आप इसको समझेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड का एफ यहाँ पे समझेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फॉलो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे डी क्या है, DHAP यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पी क्या है यहाँ पर PGL है जो कि 3PGL है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जो ग्लाइकोलिसिस की पाथवे है वो इससे ना शुरू होकर के इससे शुरू होती है, तो इसी का कन्वर्जन इसमें डायरेक्ट कर दिया गया है। अब ये जो 3PGA है यहाँ पे इस बाई विच से याद करेंगे। बाई का मतलब 2 है, जैसे यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पर फॉस्फेट लगा है, तो यहाँ पर बाई विच में 20 यानी कि बाई को आप 20 से याद रखेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये जो कंपाउंड है वो 3PGA में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तो बहुत आसान है, 3PG लिखा है 3PGA, 2PG लिखा 2PGA, 2P यानी कि 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या पायरुवेट, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पेप, PEP, और ये लास्ट में चेंज हो रहा है पायरुवेट में, और लास्ट वाला P है यहाँ पर क्या, पायरुवेट। तो इस निमोनिक्स की मदद से आप पूरे ग्लाइकोलिसिस की स्टेप को आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और पॉइंट को भी देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है वो एक लीनियर सीक्वेंस में, साइक्लिक पाथवे की तरह से नहीं होता है। और ये जो लीनियर सीक्वेंस है उसमें 10 स्टेप है, जिसमें से पहला, ये तीसरा और ये जो लास्ट है यानी कि 10th स्टेप ये होता है इररिवर्सिबल, बाकी सभी प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। अब इसी को देखते हैं। जो पहला स्टेप है और तीसरा स्टेप, इन 2 स्टेप में आप देख रहे होंगे ATP यहाँ पे एंटर कर रहा है यानी कि ATP का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 2 ATP का यूज हो रहा है, एक ATP यहाँ पर और एक ATP यहाँ पर। लेकिन जो 7वां और 10वां स्टेप है, जैसे यहाँ पे 7th स्टेप देख रहे हैं और यहाँ पे 10वां स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पे 2-2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 7th स्टेप में और जो 10th स्टेप है इसमें 2-2 ATP यानी कि 4 ATP का फॉर्मेशन है। तो टोटल गेन कितना है, 4 ATP। लेकिन अगर नेट गेन पूछा जाता है तो जो यूज हुआ है इसको माइनस कर देंगे, तो नेट गेन कितना हो जाएगा, 2 ATP का। अब यहाँ पे जो 6वां स्टेप है इसमें 2NADH2 का मॉलिक्यूल बनेगा, और ये 2 जो NADH2 का बना है मॉलिक्यूल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहा है तो इससे 6 ATP का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ OP यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, तो 2 है तो 6 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इस वाले कंपाउंड से कोई भी ATP का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसका हाइड्रोजन है वो पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में रिड्यूस करवा देता है, तो वहाँ पर ATP का गेन नहीं होगा। ATP का इससे गेन केवल कहाँ पर होगा,
एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब यहाँ पर जो 9th स्टेप है, इस 9th स्टेप में 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस की किस स्टेप के बीच में वाटर का रिमूवल होगा। तो यहाँ पर 9th स्टेप है। याद ऐसे भी कर सकते, 2 यहाँ पर लिखा है, 2 यहाँ पर लिखा है और 2 यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए एक बाई गेस से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि कहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसके बाद अब चलते हैं क्रेब्स साइकिल की निमोनिक्स के बारे में। क्रेब्स साइकिल की निमोनिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्रेब्स साइकिल लर्निंग हिंट यानी निमोनिक्स, और वो निमोनिक्स है ऑक्जेलो एंड एसिटाइल कैन कंबाइन इन ऑन एंड सम सुपर फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड। अब ये निमोनिक्स की मदद से ये जो कंपाउंड यहाँ पे पूरे लिखे हैं इसको समझा जा सकता है। चलते हैं देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑक्जेलो, इसको आप समझेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसीटेट। ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ पे तो पूरा लिखा ही हुआ है एसिटाइल, और ये कोएंजाइम है। ये जो कैन है इसको आप समझेंगे सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद सिस है, तो जो दूसरा यहाँ पे देखिए कंबाइन का सी समझेंगे तो ये हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड या इकोनिटेट, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन लिखा हुआ है, इन का आई क्या हो जाएगा आइसो सिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड। ऑन का क्या हो जाएगा ऑक्जेलो सक्सीनेट या ऑक्जेलो सक्सीनिक एसिड, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो एंड लिखा हुआ है, अब ये एंड क्या है, यहाँ पे ये जो अल्फा लिखा हुआ है इसको आप अगर ऐसे लिखें तो इसका पूरा नाम याद हो जाएगा। दिस इज द अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये इकलौता ऐसा कंपाउंड इस पूरे क्रेब्स साइकिल में जिसमें 5 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सम लिखा हुआ है, सम को आप यहाँ पे इस वाले से कंपाउंड से कोरिलेट करेंगे, सक्सिनिल कोएंजाइम में। दूसरा यहाँ पे देखिए सुपर, दिस इज द सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, एफ लिखा हुआ है, एफ यहाँ पर हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट। अब यहाँ पे एम, इसका जो एम लिखा हुआ है ये हो जाएगा मैलेट, जैसे यहाँ पे लिखा है, या मैलिक एसिड, और जो यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन्ड का ओ ये हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये यहाँ पे। तो इस निमोनिक्स की मदद से पूरे स्टेप को आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बातें को और यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो पायरुवेट का कन्वर्जन है एसिटाइल कोएंजाइम में, ये भी क्रेब्स साइकिल की तरह ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जबकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में। तो यहाँ पर अगर हम पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल 3 बार होगा ओडी। एक ओडी तो यहाँ पर है गेटवे स्टेप या लिंक स्टेप, दिस इज द फर्स्ट ओडी। और जो दूसरा है ये है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आइसोसिट्रेट। एक्चुअली में ये ज़्यादातर गाइड में आइसोसिट्रेट को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करके दिखाते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर CO2 क्या हो जाएगा, CO2 का रिमूवल हो रहा है, तो दिस इज द डिकार्बोक्सिलेशन, और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और वो जो हाइड्रोजन है वो इसके फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। और एक बार यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड और सक्सिनिल कोएंजाइम के बीच में CO2 निकल रहा है, दिस इज द डिकार्बोक्सिलेशन, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर अब कुछ और कंपाउंड को देख लेते हैं। ये जो NADH2 बना है कहाँ कहाँ बनता है। अगर हम NADH2 की बात करें तो इस तरह से आप स्टेप को तो याद ही कर सकते हैं, 4, 6, 10, वैसे भी 4, 6, 10 ही होता है। इन 3 जगह पे क्या होता है, NADH2 का फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये चौथा स्टेप है, ये छठवां स्टेप है, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, और
10वें में ये बन रहा है। लेकिन जो 7वां स्टेप है उसमें क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन 7th स्टेप में, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जीटीपी के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं कपल्ड रिएक्शन। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। 8वां स्टेप उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम 8th स्टेप की बात करें तो 8th स्टेप में FADH2 का फॉर्मेशन होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, जब एक NADH2 का यूज होगा OP प्रोसेस के दौरान तो उससे बनती 3 ATP, और यहाँ पे कुल 3 जगह क्या बन रहा है, NADH2। तो यहाँ पे 3 इससे 3 इससे और 3 इससे कुल 9 ATP का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन FADH2 से कितना बनता है, इससे 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 से 3 बनता है, 3 ATP का फॉर्मेशन। तो देखिए 3 जगह है तो इससे कुल 9 ATP बन जाएगा। 1 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और जो ये डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है ना सबस्ट्रेट, दोनों सबस्ट्रेट है, इसके लेवल पर ही बनता है ATP का फॉर्मेशन। तो इस ATP फॉर्मेशन को बोलते हैं SLP, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा, इसको भी जरा समझ लेते हैं। जो पहला स्टेप है, तीसरा और जो 9th स्टेप है, इन 3 जगहों पर वाटर का एडिशन होगा। देखिए यहाँ पर पहला स्टेप, तीसरा स्टेप वाटर का एडिशन हो रहा है, 9th स्टेप में वाटर का एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है। लेकिन जो दूसरा स्टेप है, सेकेंड स्टेप, वहाँ पर वाटर ऐड नहीं हो रहा है, वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूव्ड। देखिए यहाँ पे ये दूसरा स्टेप, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। अब इसकी में थोड़ा सा कुछ और कंपाउंड की संख्या देख लेते हैं। ये कंपाउंड, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, 4 ऐसे कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है, यानी कि 6 कार्बन वाले कंपाउंड की अगर संख्या देखा जाए वो कितनी है, 4, 1 2 3 4। 5 कार्बन की देखें तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड की संख्या केवल 1 है, एंड दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। लेकिन जो 4 कार्बन वाले हैं उनकी संख्या 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर ये 4 कार्बन और इसकी संख्या है 5। तो इस तरह से इस पर भी थोड़ा सा फोकस रखना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पर सिट्रेट लिखा जाता है या कभी कभी सिट्रिक एसिड। इसका क्या मतलब है, तो इसको भी ज़रा सा समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, इस तरह से सिट्रिक एसिड का फार्मूला लिखें, ये दिस इज द सिट्रिक एसिड। अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है वो है सिट्रिक एसिड का, सिट्रेट का नहीं है। तो सिट्रेट कहीं पर लिखा जाता है, कहीं पर सिट्रिक एसिड। उसको क्यों लिखा जाता है, तो उसका एक कारण ये है कि अगर इसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो जो भी कुछ आयनिक फॉर्म में बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिट्रेट। जैसे यहाँ पे मैलेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकल गया, केवल मैलेट आयन बचा है। तो सिट्रेट और सिट्रिक एसिड को वैसे तो एक नहीं समझा सकता, लेकिन लिखा जाता है कि सिट्रेट या सिट्रिक एसिड एक ही चीज़ है। तो इस तरह से आप इस निमोनिक्स को फॉलो करके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को आसानी से याद कर सकते हैं।